सर, जैसे कि मैंने बोला अध्यात्म को इसमें आना पड़ेगा, अध्यात्म हमारे जीवन में आना पड़ेगा। वही ध्यान की बात जो कि हम लोग काफ़ी एक बार विस्तार से चर्चा किए थे। मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ भी आप नैतिकता की बात कर रहे हैं ना, मोरल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ किताब में पढ़ाने से लड़के के अंदर नहीं आने वाला है। उसको अगर हम थोड़ा-सा शांत होके बैठने के लिए ही बचपन से थोड़ा प्रेयर करना, अ, शांत भाव से बैठो, तो उसकी जैसे-जैसे अंदर की शांति, अंदर की जो उसकी आत्मा है वो जागृत होगी, तो उसके अंदर में जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, वो थोड़ा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ख़ासकर हम और आप तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो ये बचपन से किशोरावस्था से ही अगर किया जाए, तो क्या इसका ज़्यादा बेहतर प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे? क्या बोलते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। वो किताब का तो मैंने सिर्फ़ एक उदाहरण दिया कि वहाँ पर भी हमें सिखाई जाती थी और हमारे बड़े तो सिखाते ही थे, हमारे दादा सिखाते थे। तो कभी-कभी थप्पड़ भी लगा देते थे, है ना? जी। कि ऐसा नहीं करते, है ना? ये अच्छी बात नहीं है, बड़ों के पाँव छुओ, हैं? तो ऐसा करके और मतलब वो छोटी-छोटी बातों पर हमें डाँटते थे, डाँट के हमें सिखाते थे कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। वो था हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल। अच्छा, दूसरी आपने एक बात उठाई कि पुराने समय में महिलाओं का शोषण ज़्यादा होता था, है ना? और वो उभर के मतलब एक तरीके से आती है। तो मैं थोड़ा-सा आपको एक वास्तविकता दिखाने का प्रयास करता हूँ कि एक्चुअल में था क्या? एक्चुअल में समाज का एक सिद्धांत बता देता हूँ आपको कि 80% जो समाज होता है ना, वो हमेशा एक सैचुरेशन में और एक बीच की अवस्था में रहता है और वो बड़े मज़े में रहता है। ना वो बहुत उसमें समस्या होती है और ना वो बहुत कुछ महानता के काम करता है। तो मतलब उसका कहीं पर नाम नहीं आता है, कहीं पर उसका ज़िक्र नहीं होता, वो आम जनमानस होता है, ठीक है? ये 80% समाज आज भी ऐसा है, आज भी 80% रिश्ते बड़े अच्छे चल रहे हैं, 80% लोग अच्छे हैं, 80% हर जगह सब कुछ अच्छा है। अब बचे 10% ऐसे होते हैं जो बिल्कुल विनाशकारी टाइप के, खतरनाक टाइप के, विद्रोही टाइप के या फिर अत्याचारी, शोषणकारी, सब जो समस्याएं कह सकते हैं। तो समस्याओं वाले 10% लोग होते हैं जो सती प्रथा को अंजाम देते हैं, जो पर्दा प्रथा बनाते हैं, जो नारियों का शोषण भी करते हैं, बलात्कार भी करते हैं, बहुत सारे इन्होंने काम, सब चीज़ें वो करते हैं। और कुछ 10%, बाकी बचे हुए 10% ऐसे होते हैं जो समाज में देवताओं का काम करते हैं, जो इन असुरों का, यानी कि इनको मैं क्या बोलता हूँ, जो बीच के 80% हैं उन्हें बोलता हूँ मैं मनुष्य, और जो ऊपर के 10% हैं उन्हें बोलता हूँ देवता। देवता माने जो संसार को, समाज को कुछ दे के जाएं, कुछ अच्छी बात, कुछ पॉजिटिव। और नीचे के जिस 10% हैं जो अत्याचारी, क्रूर, आक्रामक, ये सारे, इनको बोलता हूँ असुर या राक्षस। तो ये मनुष्यों में ही 3 श्रेणियां मैंने बनाई। तो असल में इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। खैर वो दूसरी बात है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे जो सती प्रथा और इस प्रकार की चीजें हमें दिखाई जाती हैं, जब मैंने कहा कि 80% का जिक्र होता ही नहीं है, तो इसलिए हमें पता भी नहीं है कि 80% कैसा था, और जबकि वो बिल्कुल मजे में था और सब सही था उनका। तो ये 10% समस्या पहले भी थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि ये नियम है, ये प्रकृति का अपना एक संतुलन का नियम है, वो इसी प्रकार से चलती है। और बाकी 10% उद्धारक टाइप के लोग, राजा राम मोहन राय कभी आएंगे, कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आके क्रांति करेगी, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए। तो ये 10% ये भी होते हैं उतने ही अमाउंट में, जितने देवता उतने असुर साथ साथ रहते हैं ये, और 80% मनुष्य अपना जीवन यापन आराम से करते चले जाते हैं। तो ये हमेशा रहता है समाज में। अब नारी की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज में नारी को लेकर बड़ी भ्रांति है। जब कहते हैं कि नारी का शोषण किया जाता है पुरुषों के द्वारा, या फिर जब कहा जाता है कि नारी, जैसे आजकल आधुनिक नारी कमाती है, जॉब करती है, घर से बाहर जाती है ना, समाज में योगदान देती है, तो वो स्वाधीन नारी है, या फिर वो अच्छी एक मॉडर्न और वो क्या कहते हैं फ्रीडम वाली, यानी स्वतंत्र नारी है ना जी। और
पुरानी नारी जो घर बैठती थी और बच्चों को संभालती थी, घर को संभालती थी, तो वो कहीं ना कहीं ओल्ड एज और रूढ़िवादी और या कहीं शोषित नारी थी, उसको पुरुषों ने दबाया हुआ था, है ना। इस प्रकार की ये सोच है समाज में, जबकि ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से असल बात। हाँ, ये पूरी तरह से गलत बोल रहा हूँ मैं, पूरी तरह से, इसलिए क्योंकि नारी को पुरुष समझता नहीं है। पुरुष होकर जब हम देख रहे हैं तो हम अपने नजरिए से नारी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जो इच्छा हमारी है वैसी ही इच्छा उसकी भी होती होगी, सेम टू सेम, और हम अपनी जगह यानी कि उसको पुरुष समझकर ट्रीट करते हैं, कभी नारी को नारी समझकर ट्रीट नहीं करते। आज के समय की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने समय में तो हालांकि मैं मानता हूँ कि हमारे बुजुर्ग ज्यादा समझदार थे कि वो नारी को नारी समझ पाए, देख पाए। गुलाब को अगर गुलाब देखा जाए तो उसकी गरिमा है गुलाब की, कि हाँ गुलाब भी बड़ा खुश होगा और वो अपना अस्तित्व जो जिसके लिए वो पैदा हुआ वो कर पाएगा। लेकिन अगर हम गुलाब को एक पत्थर से कंपेयर करने लगे और कहें कि यार ये गुलाब में पत्थर वाली मजबूती नहीं है, या कहें कि गुलाब को भी है ना डट के खड़ा होना चाहिए, हवाएं आती है, तूफान आते हैं, क्या तूफान करेंगे, देखिए पत्थर हिलता तक नहीं है, इसको भी ऐसे होना चाहिए, ये गुलाब तो दबा कुचला है, किसी ने इसका शोषण किया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो गुलाब की कहीं ना कहीं हम तौहीन कर रहे हैं इस तरह से गुलाब के होने की। तो मैं अब कंपेयर क्यों कर रहा हूँ गुलाब और पत्थर को, क्योंकि पुरुष और नारी के जो अंतः चेतना है उसका बड़ा आपस में जो रिलेशन है वो लगभग ऐसा है। नारी के अंदर जो कोमलता है वो उतनी ही है जैसे एक फूल में होती है, उसकी एक अपनी खुशबू होती है, महक होती है, उसकी एक जिंदगी होती है। वो एक दिन खिले, 2 दिन खिले, लेकिन उसे गर्व होता है अपने खिलने पर। पत्थर की अपनी जिंदगी होती है, ये बेशक हजारों साल पड़ा रहे, इसका अपना हजारों साल का गर्व है, लेकिन उसकी अपनी उपयोगिता है और इसकी अपनी उपयोगिता। दोनों अपने अपने फील्ड में दिग्गज हैं, दोनों अपने अपनी जगह सही हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं इस बात को बड़ा नजरअंदाज किया जाता है जब हम नारी के स्वाधीन होने की जब बात करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं इसमें पूछ लेता हूँ आपसे, आप थोड़ा बताना कि हम कहते हैं कि नारी हमेशा शोषित रही या पुराने समय में शोषित रही, तो उसने यानी कि इसका मतलब कभी ना कभी नारी पुरुष के बराबर रही होगी। यानी कि इसका मतलब जो नारी को काम दिया ये घर संभालने वाला वो पुरुष ने दिया, पुरुष ने उसको बलपूर्वक ये करने को बाध्य किया, है ना। तो नारी अपने उससे पहले क्या करती थी, उससे पहले नारी क्या करती थी जब पुरुष से वो बाध्य नहीं थी, तो वो क्या करती थी? हाँ, विकास जी देखिए, आज से अब 2000 साल या 3000 साल पहले की स्थिति की कल्पना करें या आज से 200 साल पहले की स्थिति की कल्पना करें, तो उस समय हमारा समाज उतना ज्यादा विकसित नहीं था। इस चीज को हमको स्वीकार करना है। जितना भी विकसित रहा हो, जितना भी रहा हो, मनुष्य की चेतना तो रही होगी ना। जब जितनी चेतना पुरुष में रही उतनी स्त्री में भी रही होगी, और जब दोनों बराबर हैं, दोनों सब कुछ बराबर कर सकते हैं जैसा कि आज समझा जाता है, तो फिर उसने, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्त्री काम करती है क्या वो स्त्री का ही चुनाव है या उस पर किसी ने थोपा है, बस इतनी सी बात है। नहीं, तो आपका क्या मानना है कि क्या वो स्त्री का चुनाव था या पुरुष ने जबरदस्ती उसे ये करने को बाध्य किया और उसने सहर्ष मान भी लिया? देखिए, बात ऐसी है कि आपके बात के साथ में जो आपने गुलाब का फूल और पत्थर से तुलना किया, वो कंपैरिजन कुछ हद तक ठीक है कि एक स्त्री का प्रकृति जो होता है वो अलग है और पुरुष का प्रकृति अलग है। पुरुष ज्यादा संघर्ष करना चाहता है, ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है, पावर, पैसा, स्टेटस के पीछे ज्यादा भागता है, जबकि स्त्री का नेचर ऐसा नहीं है। स्त्री का नेचर मतलब एक उसके अंदर एक कोमलता होती है, रिश्ते नाते को बांध के रखना चाहती है, वो सब ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन जैसा कि रियल में बात करूँ तो जैसे कि मेरी माँ बोलती है कि मुझे पढ़ने की इच्छा थी लेकिन मुझे प्राइमरी स्कूल के बाद आगे पढ़ने नहीं दिया गया, तो क्या आपको ये शोषण नहीं लग रहा है?
जो हाल उसकी है हाँ उस समय हाँ 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 बहुत सारे ये लड़कियों की हुआ होगा। ये तो बात फैक्ट है ना। तो ये आपको क्या बिल्कुल शोषण बिल्कुल। नहीं लगता है? मुझे तो क्लियर है शोषण लग रहा है कि भाई निश्चित रूप से पढ़ने का अधिकार जितना लड़कों का था उतना ही लड़कियों का भी होना चाहिए था उस समय भी, जैसा कि आज है। आज कम से कम मिडिल क्लास तक तो है, भले ही गरीब घर में, तो वो तो वहाँ तो न तो लड़के को पढ़ने का मौका मिलता है ना लड़कियों का मिलता है, वो तो वहाँ की स्थिति ही गड़बड़ है। लेकिन मिडिल क्लास में ये भेदभाव अब बहुत हद तक कम हो गया। आज भी है, मैं मानता हूँ कि आज भी 100% परफेक्ट नहीं है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति का एक लड़का है एक लड़की है और उसके पास अगर सुविधाएं कम है, पैसे कम हैं, तो वो लड़का को ही इंजीनियरिंग या मेडिकल पढ़ाने के बारे में सोचेगा और लड़की को फिर सेकंड पोजीशन पे देगा। लड़की अगर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हुई तब उसको बोलेगा कि हाँ चलो इसको अगर फ्री सीट मिल रहा है आईआईटी में तो हम पढ़ाएंगे। लेकिन लड़का को अगर नहीं भी मिल रहा है तो वो नॉर्मल भी इंजीनियरिंग कॉलेज में डोनेशन दे के मैनेजमेंट कोटा से पढ़ाने के लिए, इस तरह का भेदभाव आज भी देखने को आपको मिलेगा, अपने अगल बगल में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो जो क्या भेदभाव क्या है। ये हाँ जी बोलिए। हाँ 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 भेदभाव, हाँ बात पूरी कर लीजिए। ये जो भेदभाव है, हाँ ये भेदभाव पहले बहुत ज़्यादा था, वो भेदभाव आज भी है। और ये भेदभाव कब तक खत्म होगा हम नहीं बता पाएंगे। भविष्य में भी ये थोड़ा कुछ हद तक चलता रहे, जब तक कि जैसे कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो निश्चित रूप से उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जब आपने बताया कि नहीं पहले जो कुछ भी था लगभग ठीक ही था, औरत का स्वभाव ही है कोमलता, प्रेम, शांति, रिलेशनशिप को बना के रखना, मतलब वही फूल के जैसा आपने बताया, उसके अंदर एक अलग टाइप का एक व्यक्तित्व होता है, खुशबू होता है। तो वो भी अपने जगह पे जिस तरीके से जी रही है वो सही है, और पुरुषों ने उसके ऊपर थोपा नहीं है उस नेचर को, इसलिए कुछ भी चल रहा था, सब कुछ ठीक था। तो इस चीज पे मुझे आपत्ति हुई कि नहीं, इस चीज को कैसे आप कह रहे हैं जी। भेदभाव के बारे में जी। तो आपने एक प्रश्न किया कि मालूम नहीं ये भेदभाव कब खत्म हुआ, है ना। तो मैं बता देता हूँ ये कब खत्म होगा। ये खत्म होगा जब हमारे पास पर्याप्त समृद्धि आ जाएगी, भौतिक संसाधनों की पर्याप्त समृद्धि जब आ जाएगी तो ये भेदभाव नहीं रहेगा। संपूर्ण समाधान नहीं, संपूर्ण समाधान नहीं, जब भौतिक रूप से सब समृद्ध हो जाएंगे तो ये भेदभाव ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसकी जड़ आप देखिए, ये मेरे भी परिवार के साथ, और जब मैं अपने मैं आपको बता दूं कि मेरी मदर भी ऐसे पढ़ना चाहती थी और उनके भाई भी पढ़ रहे थे। तो गरीबी इतनी थी कि मेरे नाना जी जो थे उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे भाई को पढ़ाना है, अब या तो हम एक को किसी को पढ़ा सकते हैं, या तो तुम पढ़ लो या तुम्हारे भाई को पढ़ा ले। तो मेरी मम्मी ने ही अपने आप कहा कि ठीक है मैं छोड़ देती हूँ और इसे पढ़ा लो, इसका पढ़ना ज्यादा जरूरी है ना। पुरुष का पढ़ना पुरुष प्रधान समाज में ज्यादा जरूरी है। ये रियलिटी है या कुछ और? ये रियलिटी है ना। जब पुरुष है, लेकिन वही आपने जो बताया ना कि जब चूंकि हमारे पास सुविधाएं की कमी है, पैसे की कमी है, इसलिए ऐसा है। ये पुरुष प्रधान समाज को बिल्कुल खत्म होने की जरूरत है, अब बराबरी की जरूरत है आज। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप शायद गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप जैसे पहले तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया जो आपने कहा कि पहले ज्यादा शोषण होता था। ये शोषण नहीं था, ये एक्चुअल जो रियलिटी थी, जो गरीबी थी वो आज से ज्यादा थी। और जब इतनी ज्यादा गरीबी थी तो गरीबी को दूर करने का जिम्मा पुरुष के हाथ में था, जो कि पुरुष प्रधान सोसाइटी का सच है। और इसलिए पुरुष को आगे रखा जाता था और लड़की को कहीं ना कहीं क्योंकि उतने संसाधन नहीं थे ना, इसलिए उसकी पहल नहीं थी। और आज भी वो है और वो हमेशा रहेगी जब तक संसाधनों की कमी रहेगी। जब पर्याप्त हो जाएंगे, जैसे समृद्ध परिवार आज भी क्या करते हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा अच्छा परिवार है, तो वो अपने बच्चों को क्या करता है कि बेटा जो तुम्हें पढ़ना है वो पढ़ो, क्योंकि उसके पास संसाधन है पढ़ाने के। लेकिन अगर उसके पास ये ऑप्शन हो कि एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों में से एक को चूज करना है, तो बेशक आप, मैं ये नहीं कहता कि वो थोपे किसी पर, बेशक आप दोनों भाई बहन से ही वोटिंग करा लो, बहन से पूछ लो, भाई से पूछ लो,
तो कहीं ना कहीं बहन समर्पण करेगी उसके अंदर, क्योंकि उसका जो नेचर है वो समर्पण का है, उसके अंदर समर्पण पुरुष से ज्यादा है, वो नेचुरल कुदरत ने दिया है उसको। वो खुद कहेगी कि भाई को पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ूंगी। या फिर बेशक वो इंटेलिजेंट है, पढ़ने में अपने भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिर भी वो कहेगी कि कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ा दीजिए, क्योंकि वो समर्पण करना जानती है। नहीं, पुरुष नहीं जानता। नहीं नहीं विकास जी, यहाँ पे मैं आपका विरोध करूंगा। ये इसको समर्पण कह के शोषण को आप समर्पण शब्द दे रहे हैं। मैं इसको शोषण कहूंगा, इसको अन्याय कहूंगा, इनजस्टिस है ये समर्पण कहना। भले ही एक अच्छा शब्द हम खोज लिए हैं, लेकिन ये शोषण है औरतों का। मैं तो इसको इस तरीके से देखूंगा। जैसे जब मैं वोटिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब उनसे पूछने की, तो जब उनकी राय ली जा रही है तो फिर शोषण कैसे देख पा रहे हैं आप? शोषण इसलिए कि उसको आप आज़ादी नहीं दिए। ये आप अपनी खामी को, अपनी कमजोरी को, अपनी दीनता को उसके ऊपर थोप रहे हैं। तो वो बेचारी क्या करे? वो बोल देगी कि हाँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या करोगे, फिर वो उसी को पढ़ाओ। वो तो उसकी ये तो मजबूरी है। ये थोड़ी जो है समर्पण है। ये हम सब नहीं मजबूरी तो हैं ऐसे। सुनिए, आजादी तो दोनों को है ना, भाई को भी है, बहन को भी है, और दोनों से पूछा जा रहा है। भाई भी कह सकता है कि आप दीदी को पढ़ा लो। हाँ, तो भाई नहीं कहता है ना। भाई के अंदर शुरू से ही ये बैठाया गया है कि यू आर, मतलब तुम बड़े हो, तुम मर्द बनो, बैठाया गया। हाँ, उसके ईगो को बैठाया गया। हाँ, जी, मैं यही पे मेरा थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ जाता है। जब हम कहते हैं ना कि उसके अंदर बैठाया गया है या उसे संस्कारित किया गया है, मैं ऐसा कहता हूँ कि वो उसके अंदर बैठाया नहीं गया है, उसके अंदर बैठा हुआ है, ऑलरेडी है, उसके जीन में है, वो कुदरत ने दिया है उसको। हाँ, यही तो बात है जो जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं। नहीं, ये कंडीशनिंग आप कंडीशनिंग इसे बोल सकते हैं, लेकिन उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जो उसकी पूरी बॉडी है, पूरा उसका मस्तिष्क है, वो इसी तरीके का है। ये कुदरती उसकी बनावट ऐसी है। क्योंकि उसको घर से बाहर निकल के कमाना धमाना है और संघर्ष करना है, तो निश्चित रूप से उसको ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया जाएगा, ज्यादा स्मार्ट बनाया जाएगा, तभी तो दुनिया को फेस कर पाएगा। जबकि हम लड़कियों को तो सिर्फ शादी विवाह करने के लिए पैदा किए हैं। ये भी है ना हमारा। चलिए इस पे बाद में आते हैं। अभी आप एक पुरुष प्रधान समाज को डाइल्यूट करने की शायद बात कर रहे थे कि ये हटना चाहिए, है ना, पुरुष प्रधान समाज करके कुछ। बिल्कुल। और है ना, हाँ, तो इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या महिला प्रधान समाज या फिर कोई प्रधान ना हो और मिक्स समाज ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है? ये मैं इस बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। हाँ, आपका क्या मानना है? हाँ, निश्चित रूप से ना पुरुष प्रधान ना स्त्री प्रधान, कोई प्रधान नहीं है, दोनों बराबर हैं। या दोस्ती के भाव से जीना है, मतलब दोस्ती की तरफ मेरा ज्यादा रहेगा झुकाव क्या होना ही चाहिए। मतलब जैसे दो लड़का लड़की के बीच भी दोस्ती हो सकती है, पति पत्नी के बीच दोस्ती हो सकती है। जब बेटा बड़ा हो जाता है तब बाप और बेटा दोस्त बन जाते हैं। जैसे कि मेरा तो मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप दोस्त के ही जैसा रहता है। तो क्यों नहीं, ये कोई किसी भी रिलेशनशिप की ये मांग है, फ्रीडम हो, दोस्ती हो, एक दूसरे का केयर हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसा परिवार होना चाहिए, ऐसा देश होना चाहिए। मैं तो इस तरीके से नहीं, वैसे चलिए ठीक है, आपने जो बातें की वो बड़ी सही है, बड़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा पहले डिफाइन कर लेते हैं कि पुरुष प्रधान समाज का मतलब क्या है, कि वो है क्या। थोड़ा आप इस बारे में बताइए कि पुरुष प्रधान समाज क्या है। फिर हम उस प्रधान, ये जो शब्द बीच में आता है ना, पुरुष और समाज के बीच में प्रधान शब्द आता है, तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये थोड़ा बताइए कि पुरुष प्रधान समाज से पिक्चर क्या माइंड में आती है, या फिर ये क्या बला है ना, क्या है ये? बिल्कुल क्लियर है ना कि पुरुष प्रधान का मतलब ये हुआ कि परिवार में कोई भी डिसीजन लेना है तो वहाँ पुरुष ही डिसीजन ले रहा है। जैसे कि लड़के को क्या पढ़ाना है, किस स्कूल में पढ़ाना है, या लड़की की शादी कहाँ करनी है, या लड़की से कौन सा जॉब करवाना है या नहीं करवाना है। मतलब परिवार में या कोई सामान खरीदना है, एसी, कूलर, फ्रिज, कार, घर,
कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी करना हो, वो सारा डिसीजन हम्म, भैया लेंगे तो हस्बैंड लेंगे, पुरुष लेंगे, घर का मालिक लेंगे। स्त्री कोई डिसीजन नहीं लेगी, स्त्री चुपचाप से मुंह बंद करके रखेगी। पुरुष जो कुछ भी कर रहे हैं सब सही कर रहा है, औरत को उसमें कुछ भी दखल हम्म, देने का हक नहीं है। जैसा कि इस चीज को मैं अपने दादा के समय देखा कि बिल्कुल वैसा ही स्थिति था। अपने पिताजी के समय भी कुछ हद तक देखा, ऐसा ही था। लेकिन मेरे टाइम पे तो भाई मेरी पत्नी साहिबा ही 90% कंट्रोल में रखती है कि आई एम द बॉस टाइप का। मैं खुल के हम्म, बोलता हूँ। मुझे बहुत ही संभल के अपना रखना पड़ता है कि नहीं, ये होना चाहिए। जिसको मोस्टली वो रिजेक्ट ही कर देती है, अगर वो चाहेगी कि नहीं ये नहीं तो नहीं। तो ऐसा मेरा हाल है। अच्छा अच्छा, तो मुझे दोनों यानी के वो भाव में प्रधान जीना है। पड़ता है। जी। बिल्कुल। अच्छा हाँ, जो तो आपने अगर हाँ ये पिक्चर अगर पुरुष प्रधान की बना रखी है तो फिर हाँ, तो फिर मैं भी आपके पक्ष में हूँ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा मायने पुरुष प्रधान से कुछ अलग होता है। मैं थोड़ा सा नेचुरल वे में लेके चलता हूँ। मेरी सोच थोड़ी अलग है कि पुरुष प्रधान समाज का मतलब क्या है। कि उसमें ये अ, जैसे जो बाहर के काम है ना, घर से बाहर के कमाने का, और जो मतलब कठोर वाले जितने काम हैं, है ना, रिजिड, जिसमें ताकत की जरूरत पड़ रही है या फिर बल, शारीरिक बल या कुछ इस प्रकार के जो, या हिंसा के या युद्ध का, सुरक्षा प्रदान करने का, तो ये चीजें पुरुष के काम की हैं, यानी पुरुष के कार्य क्षेत्र में आती है। और जो सॉफ्टनेस की जो चीजें हैं, और वो सारी महिला के क्षेत्र में आती हैं। एक कुदरत की ये वर्गीकरण है, ये मेरी वर्गीकरण नहीं है। ऐसा वर्गीकरण ये कुदरत ने किया है, ये मानव को बनाते समय से किया है। मतलब ऐसा हमेशा से ऐसा रहा है और ऐसा रहेगा भी। जो कोई कितना ही अ, पुरुष बनने की कोशिश कर ले, मतलब नारी कोई कितना ही पुरुष बनने की कोशिश कर ले। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो फेमिनिज्म या नारीवाद करके आजकल जो कुछ चलता है, तो वो कहीं ना कहीं उनका जोर जब मैं देखता हूँ तो उनका जोर पुरुष बनने की तरफ रहता है। तो जब मैंने वो गुलाब और पत्थर की जब बात भी की थी, जी। जी। तो मैं उसी नज़र से वो बात कर रहा था कि पुरुष बनाने की कोशिश जारी रहती है कि किसी महिला को कैसे पुरुष बना दिया जाए, उसके अंदर पुंसत्व भर दिया जाए, उसके अंदर वो पौरुष और वो यानी कि हम कहते हैं ना कि ऐसा क्या है जो एक लड़की नहीं कर सकती है। तो तो ये चीजें कि ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते, ये भाषा ही पुरुष की भाषा है। ये भाषा ही अपने आप में पुरुष की भाषा है। तो ऐसा क्या है लड़की नहीं कर सकती, हर फील्ड में लड़की आगे बढ़ेगी, ये करेगी वो करेगी। तो हर फील्ड में क्यों जाना है, मुझे ये समझ नहीं आता। जो फील्ड एक समझ, बेस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे दो बच्चे हैं, वो लड़का है लड़की है कुछ भी है, तो हम चलिए मान लेते हैं हमारे दो लड़के ही हैं, तो हम उनको किस तरीके से एडवाइस करेंगे कि आप क्या बने, या एज अ काउंसलर, एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को हम क्या कहेंगे। हम ये देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, आप क्या बेहतर करते हैं, क्या आपके अंदर टैलेंट है, आप उस टैलेंट को आगे लेकर जाएं, उसको और निखारें। यही कहते हैं ना। जी। जी बिल्कुल। या फिर ये कहेंगे आप जिस चीज़ में कमज़ोर हो आप उसको मजबूत करो और सारी ज़िंदगी लगा दो। अब वो उसका कभी इतना मजबूत हो नहीं पाएगा जितना किसी का पहले से ऑलरेडी मजबूत है। उसके साथ वो कम्पीट कभी कर ही नहीं पाएगा, उसकी ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी उसके निरर्थक प्रयासों में। तो समझदारी यही होती है कि जो आपके अंदर ताकत है उसको निखारा जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको बेहतर से और बेहतर किया जाए, बेहतरीन बनाया जाए। ये समझदारी होती है। तो यही जब लड़का और लड़की की बात आती है, पुरुष नारी की बात आती है, तो जो जिसमें अच्छा है वो काम करे ना। तो ये ऐसा होना चाहिए। जैसे आपने एक मैत्री भाव की जो बात की, दोस्ती का भाव, तो कहीं ना कहीं वो भी एक समभाव है ना। एक वो समान रूप से देखने की कला है, वो उसमें समान अवसर दिया जाता है। और जहाँ तक मैं तो देख पाता हूँ कि ज़्यादातर ऐसा ही चल भी रहा है। जो आप पुरुष प्रधान समाज की जो आपने डेफिनेशन दी थी, तो मुझे तो ऐसा आज के समय में कोई दिखाई देता नहीं कि कहीं पे ऐसा इतना रिजिड सिस्टम कहीं पर चल रहा होगा कि हर कुछ डिसीजन मेकर बिल्कुल एक पुरुष है और नारी को बिल्कुल साइड में किया हुआ है, उसकी कोई सुनता नहीं, इतना शोषण
और अगर हो रहा है तो वो गलती है, बिल्कुल गलत हो रहा है वो, उसके तो पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। लेकिन प्रधानता की से तात्पर्य मेरा ये था कि जो जो बाहर के जो पौरुष वाले जो काम होते हैं उनमें प्रधानता पुरुष की ही रहेगी, नेचुरली रहेगी। और एज ए संस्थापक या प्रशासक, समाज का जो प्रशासन शब्द है, या समाज को बिल्ड करने या नेता टाइप से, और इस प्रकार से जो ये चीजें हैं, बनाना, कुछ निर्माण करना, तो इस प्रकार से। और दूसरी तरफ जो रिश्तों को बना के रखने की, जोड़ के रखने की, और वो कितनी चीजें हमारे जीवन में होती है, वो उनमें नारी की प्रधानता हमेशा रहेगी, नेचुरल रहेगी। हम पुरुष कोई कितना भी सख्त हो जाए, बलवान हो जाए, लेकिन एक प्यार भरी नजर में वो बिल्कुल पिघल जाता है। प्यार भरी नजर के सामने वो बिल्कुल बेबस अपने आप को पाता है, और अपने आप को बिल्कुल एक गरीब सा बच्चा पाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कितना ही ताकतवर हो। लेकिन जब प्यार की बात आती है तो नारी के सामने वो बिल्कुल घुटने टिका देता है, क्योंकि उसमें नारी का है, वो नारी का क्षेत्र है। तो ये होती है बात हमेशा से। तो अपने अपने दोनों के प्रधानता के क्षेत्र हैं। लेकिन जब हम एक समाज की जब बात करते हैं, तो समाज तो निश्चित रूप से जब बनाया जाएगा तो अगर संस्थापना की और प्रशासन दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो पुरुष उसमें भागीदारी आगे बढ़ के लेगा, और जो अंदर की मैनेजमेंट व्यवस्था होगी उसमें नारियों का अपना योगदान होगा। तो यहाँ जब हम बाहर और अंदर को अगर ये समझ लें कि बाहर वाले ज़्यादा स्वच्छंद हैं, या क्या कहते हैं, बाहर का जीवन स्वतंत्रता का लगता है ना, बाहर निकलना और घर में रहना, या फिर कुछ अंदर का काम करना, या मैनेजमेंट संभालना, वो कहीं ना कहीं एक अंदर का काम लगता है, दोयम दर्जे का काम लगता है। तो कहीं ना कहीं ये फील जो है वो गड़बड़ फील है मेरे हिसाब से, जबकि दोनों कामों की अपनी अपनी उतनी ही बराबर भागीदारी है इस पूरे जीवन को चलाए रखने में। तो मेरा तो कुछ इस प्रकार से दृष्टिकोण है। पता नहीं मैं कितना इसको बता पाया या नहीं बता पाया, कुछ चीजें क्लियर। मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहता हूँ विकास जी। देखिए, हाँ जी, पहले वाला सिस्टम जैसा कि मैंने बताया, वो फैक्ट बताया, मतलब मैं उस चीज को अपने परिवार में देखा, आप भी देखे होंगे। आ, और आज के टाइम पे ऐसा चल रहा है। मैं इसको आपकी भी बात से मैं सहमत हूँ कि हर एक वो काम जो एक औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता है। खासकर बच्चे को पालन पोषण 9 महीने तक जिस तरीके से पेट में रखना, फिर दूध पिलाना, फिर पाल पोस कर बड़ा करना, बच्चे का नखरे बर्दाश्त करना, उसके लिए रात रात भर जग के रहना, बुखार उखार लग गया तो किस तरीके से उसका केयर, मतलब माँ के अंदर उतना पेशेंस मर्द के अंदर उतना नहीं होता है। नहीं है, निश्चित रूप से वो प्रकृति एक माँ एक औरत के ही हो सकती है, मर्द का नहीं हो सकता है। लेकिन आज के समय पे निश्चित रूप से उसको बिगाड़ा जा रहा है। औरत आज के टाइम पे सिगरेट फूक रही है, शराब पी रही है, और फटे वस्त्र पहन रही है, दिखावा कर रही है, और मर्द बनने की कोशिश कर रही है। उस चीज की मैं भी भर्त्सना करता हूँ, शिकायत करता हूँ, वो बिल्कुल गलत है। आचार्य प्रशांत को मैंने देखा था अभी इजराइल वाली घटना को लेके, वो रहे थे कि वहां पे औरत जो है वो हमास पे, चाहे ईरान इराक उधर जाके बम गिरा रही है, फ्लाइट एरोप्लेन में जाके। तो मतलब वो उस चीज को भी महिला सशक्तिकरण से तुलना कर रहे हैं कि महिला तो ऐसी होनी चाहिए, लेडीज तो ऐसा होना चाहिए, मतलब पायलट होना चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए, जरूरत है तो युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन आप तो एकदम अगेंस्ट में जाके बात कर रहे हैं कि औरत के अंदर तो मतलब ये पत्थर वाली प्रकृति होनी ही नहीं चाहिए। आप तो पूरे उनके उल्टा जा रहे हैं। तो उस चीज को मैं पॉइंट करना चाह रहा था कि आप उतना उल्टा क्यों, मतलब बिल्कुल मैं चाहूंगा मिडिल में। मिडिल मतलब क्या, औरत के अंदर अगर ऐसा है फाइटिंग स्पिरिट तो उसको दिखाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर उसके स्वभाव में वो चीज नहीं है तो क्यों वो चीज को जबरदस्ती बोलना, जैसा कि आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि नहीं औरत को ऐसा होना चाहिए। ये चीज मैं गलत बोलता हूँ। अगर औरत के अंदर नेचुरली वो एक्वायर्ड है, बाई बर्थ उसने वो ऐसा टैलेंट लेके आया है कि मैं कराटे सीखूंगी, मैं पुलिस में जाऊंगी, एसपी बनूंगी,
आर्मी में जाऊंगी तो ठीक है तुम जाओ, लेकिन हर एक लड़की को ऐसा हम बोलेंगे कि नहीं तुम भी जाओ आर्मी में, तुम भी पायलट बनो, तुम भी बम गिराओ, ये तो गलत है ना। उसी तरीके से कोई लड़का है, जैसे कि मेरा स्वभाव फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, अलग बात है कि मैं डिफेंस ज्वाइन किया हूँ, लेकिन मेरे अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। मुझे याद है कि पहली बार मैं जब फॉर्म भरा था एयरफोर्स का, तो मैं एग्जाम भी देने नहीं गया, क्योंकि मैं अपने को इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि मैं हाथ में बंदूक पकड़ के और किसी के ऊपर गोली चला रहा हूँ। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं होता है कि वो लड़े झगड़े बम फोड़े, ठीक है। तो जैसा जिसकी प्रकृति है, कोई लड़की इंजीनियर के रूप में अच्छा काम कर रही है, कोई डॉक्टर के रूप में अच्छा काम कर रही है, मेरा कहने का मतलब जिसके अंदर जो प्रकृति है, जो टैलेंट है, जो उसका स्वभाव है, जिसमें वो मैक्सिमम अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकता है या सकती है, उस फील्ड में जाना चाहिए। न कि हम लड़कियों को बोले नहीं तुम घर पे ही ठीक हो, और लड़के को ही केवल बोले कि नहीं तुम बाहर जाके कमाओ और बाहर जाके बम फोड़ो, वो चीज गलत मैं जी विकास जी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, और मेरा भी ऐसे ही मानना है। मेरा कोई ऐसा मानना नहीं है कि लड़की बिल्कुल घर पे रहे या कुछ ऐसा करे। जैसा मैंने उदाहरण भी दिया था कि हमें जो जिस चीज में वो बेस्ट है उसको निखारने की जरूरत है। मेरा असल में क्या रहता है, मेरा उन नारीवादियों के लिए ये जवाब था जो जबरदस्ती ये कहते हैं कि लड़की को, हाँ जैसे अभी आपने आचार्य प्रशांत का एग्जांपल लिया, वो कहे कि लड़की को ऐसा होना चाहिए, पुरुष बन जाना चाहिए बिल्कुल, हाँ। पुरुष से वो कम नहीं है, वो ये करे वो ये करे। तो मेरा इनको वो कहना है कि वो भाई उसके स्वभाव की को तो देख लो, आप उसका शोषण कर रहे हैं असल में। हाँ, ये नारीवादी लोग नारियों का शोषण कर रहे हैं, वो उसको नारी होने नहीं दे रहे, और पुरुष वो बन नहीं पाएगी, और जनरली नहीं बन पाएगी। जनरली का मतलब 90%, 98% नहीं बन पाएगी। 2% नारियां ऐसी भी होंगी जिनमें पुंसत्व जन्मजात होता है, और वो करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो करे, वो बम भी फोड़ सकती है, वो पुरुषों की तरह लड़ भी सकती है, वो दंगल कर सकती है, सब काम कर सकती है, वो तो वो करे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वो 98 महिलाओं को क्यों तंग किया जा रहा है, उनको 2 को एग्जाम्पल दिखा के कि देखो उसने वो कर लिया, तुम कब करोगी, या फिर तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए, वो देखो गरिमा तो ये है। अरे क्या गरिमा है? आप पत्थर को फूल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। चाहे वो नारी में भी पुंसत्व अगर है, पुरुष के तत्व अगर उसमें है, तो वो पत्थर ही माना जाएगा। पत्थर से मैं पुरुष को कंपेयर करता हूँ। तो जनरल, हालांकि एक कंपैरिजन इतना फेयर है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन एक सिंबॉलिक तौर पे देखा जा सकता है ऐसा। तो ये उसकी बात है, गुण की बात है कि वो किस व्यक्ति के अंदर क्या गुण है। वो नारी के अंदर नारीत्व होने की संभावना ज्यादा है, तो उसे नारी रहने दिया जाए, जबरदस्ती से उसको पुरुष न बनाया जाए। और अगर किसी भी पुरुष के गुण हैं तो उसको भी बराबर मौका मिले कि वो अपने उन गुणों को लेकर आगे बढ़े और जो वो करना चाहे वो कर सके। तो मेरा भी यही कहना है जैसा आप कह रहे हैं, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जी 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 ठीक है विकास जी, अगली बार और किसी विषय पे चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा में बस इतना ही। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद।